नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कि जो हमारे पास क्वांटम स्टैटिस्टिक्स है, तो इन क्वांटम स्टैटिस्टिक्स द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम, द पार्टिकल्स ऑफ the system cannot be distinguished from each other. तो इस चीज को हम यहाँ पे पहले भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है, तो यहाँ पे अगेन हम इसको डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने बोला था कि हमारे पास दो तरह की स्टैटिस्टिक्स होती है, क्लासिकल एक क्वांटम। तो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में हम पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास ए बी सी हमारे पास जो पार्टिकल्स, इनको हम नाम देते हैं। तो ये हम करते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के केस में। लेकिन जो क्वांटम स्टैटिस्टिक्स हमारे पास होती है, जैसे कि हमारे पास बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स है और फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स है, तो उसके केस में हम पार्टिकल को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उस केस में हम पार्टिकल को सिंपल डॉट से यहाँ पे लिख सकते हैं, या एक ही नाम के साथ हम पार्टिकल्स को जो है यहाँ पे लिख सकते हैं। और क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में हमने बोला था कि जो हमारे पास सेल है, जब हम किसी कंपार्टमेंट के सेल बनाते हैं, तो मान लो ये हमारे पास कंपार्टमेंट है, तो ये हमारे पास कोई कंपार्टमेंट है, और इस कंपार्टमेंट के जब हम सेल बनाते हैं, बहुत छोटे छोटे सेल बनाते हैं हम, तो बोलते कि जो सेल का साइज है वो हम कितना भी यहाँ पे ले सकते हैं, एज स्मॉल एज पॉसिबल। तो एक सेल का साइज, ये हमारे पास यहाँ पे मान लो ये सेल है, जिसको हम फेस सेल भी बोलते हैं। तो फेस सेल का साइज एज स्मॉल एज पॉसिबल यहाँ पे हम ले सकते हैं। तो जितना कम सेल का साइज होगा, उसका मतलब क्या हुआ, उस कंपार्टमेंट के उतने ज़्यादा ही सेल बनेंगे। तो इतना ही कंपार्टमेंट अगर हम यहाँ पे लें साथ में, तो यहाँ पे हमने देखो टोटल ही 12 सेल इसके बनाए। तो 12 सेल बनाए, तो एक सेल का साइज हमारे पास जो है बड़ा है। लेकिन यहाँ पे हमने नंबर ऑफ सेल ज़्यादा बनाए, तो इसलिए एक सेल का साइज जो है हमारे पास कम है। तो सेल का साइज जितना छोटा लेंगे, तो नंबर ऑफ सेल भी हमारे पास जो उतने ही ज़्यादा होंगे। और फिर हमने क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में बात की थी कि जो हम सेल यहाँ पे बनाते हैं, उन सेल में एज मैनी एज पार्टिकल हम जो है डाल सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक सेल में हम जो है कितना पार्टिकल यहाँ पे डालेंगे, तो कितने भी पार्टिकल हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इसलिए जब हम सेल का साइज और छोटा कर देते हैं, तो यहाँ पे कम पार्टिकल जाने की हमारे पास जो पॉसिबिलिटी रहती है। लेकिन सेल का साइज बड़ा है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ज़्यादा पार्टिकल डाल सकते हैं। लेकिन क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में हम बोलते हैं कि एक सेल में हमारे पास जो कितने भी पार्टिकल यहाँ पे जा सकते हैं। और फिर हम बात करते हैं क्वांटम स्टैटिस्टिक्स की। तो क्वांटम स्टैटिस्टिक्स क्या बोलती है? क्वांटम स्टैटिस्टिक्स बोलती है कि जो हमारे पास एक फेस पे सेल है, उसका जो वॉल्यूम हमारे पास होता है, तो वॉल्यूम की अगर हम बात करेंगे तो 3 डायमेंशनल हमारे पास जो वॉल्यूम होता है, तो एक फेस पे सेल में या एक सेल का जो साइज है हमारे पास, वो आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू h³ हमारे पास होता है। तो सेल का साइज इसमें h³ मतलब उसका जो वॉल्यूम है वो h³ से कम नहीं हो सकता।
तो या तो एच क्यूब होगा या तो एच क्यूब से बड़ा हमारे पास होगा। तो इसलिए यहाँ पे एक तरह से हमारे पास रोक लग जाती है, कंस्ट्रेंट्स लग जाती है कि साइज ऑफ फेज स्पेस सेल इन केस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच क्यूब। तो अब हमारे पास जो दोनों ही स्टैटिस्टिक्स हैं, चाहे हमारे पास फर्मी डिराक है चाहे बोस आइंस्टाइन है, तो दोनों ही स्टैटिस्टिक्स में रूल हमारे पास जो है फॉलो होता है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि फेज स्पेस सेल को हम कंपेयर कर सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल से, कि हमारे पास एक सेल में या तो एक पार्टिकल रहेगा या एक से थोड़े ज़्यादा पार्टिकल रहेंगे। तो जो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स हमने पहले डिस्कस किया है वो क्या बोलती है कि एक सेल में एक ही पार्टिकल रहेगा। लेकिन बोस आइंस्टाइन क्या बोलती है कि एक सेल में आप कितने भी पार्टिकल डाल सकते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। तो एक सेल में एक भी पार्टिकल आएगा अकॉर्डिंग टू फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स, लेकिन बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग एक सेल में हमारे जो है कितने भी पार्टिकल यहाँ पे आ सकते हैं। तो पार्टिकल को यहाँ पे हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास जब मोर देन वन पार्टिकल्स हैं एक सेल में, तो हम उसके सेल से उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस सेल में ये जो पार्टिकल है ये इस कंसर्न सेल में हमारे पास है। लेकिन पार्टिकल, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो इससे पहले हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था। अब हम बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के केस में जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो बोसॉन्स हमारे पास होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक पार्टिकल का सिस्टम यहाँ पे ले लेते हैं कि ये हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें कि हमारे पास पार्टिकल्स हैं और वो पार्टिकल कौन से होंगे, दीज पार्टिकल्स आर बोसॉन्स। तो ये पार्टिकल हमारे पास जो बोसॉन्स यहाँ पे होंगे। तो बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के केस में पार्टिकल्स सिस्टम के अंदर बोसॉन्स हमारे पास होंगे और इन बोसॉन्स को हम यहाँ पे एक तरह के आइसोलेटेड सिस्टम में रखेंगे, जैसा कि हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के केस में भी आइसोलेटेड सिस्टम कंसीडर किया था। तो हम मान लेते हैं कि इस केस में जो नंबर ऑफ बोसॉन्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे n नंबर ऑफ बोसॉन्स हैं। तो देयर आर n बोसॉन्स इन दिस सिस्टम, और इसमें ये जो हमारे पास जिस कंटेनर में हमने ये बोसॉन्स डाले हुए हैं, हम ये मान लेते हैं कि इसमें जो कंपार्टमेंट्स हैं वो हमारे पास किए हैं, कि आर दी नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स। और फिर हम फर्दर क्या करते हैं कि इन कंपार्टमेंट्स के जो है सेल यहाँ पे बना लेते हैं। तो इस तरह से इन कंपार्टमेंट्स को के हम जो है सेल डिवाइड कर लेंगे। और हम क्या बोलते हैं कि मान लो हमारे पास जो पहला कंपार्टमेंट है उस पहले कंपार्टमेंट में हमारे पास जो है G1 सेल्स हम उनके बना लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है डिफरेंट कंपार्टमेंट हमने बनाए, तो ये हमारे पास पहला कंपार्टमेंट हो गया, ये हमारे पास दूसरा कंपार्टमेंट हो गया, ये तीसरा, और ये हमारे पास चौथा कंपार्टमेंट हो गया। तो हर एक कंपार्टमेंट के हम यहाँ पे सेल बनाते हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि ये मान लो ये जो पहला कंपार्टमेंट है इसमें हमने बनाए G1 सेल्स। तो नंबर ऑफ सेल्स इन द फर्स्ट कंपार्टमेंट आर G1 and number of cells in the second compartment are G2 and so on, and number of cell in the kth compartment are Gk। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे कंपार्टमेंट बने हुए हैं इनके हमने फर्दर जो है सेल बनाया सभी के इस तरह से। तो हम क्या बोल रहे हैं कि
पहले कंपार्टमेंट में हमने G1 सेल बनाए, दूसरे कंपार्टमेंट के हमने G2 सेल बनाए और केथ कंपार्टमेंट के हमने Gk सेल बनाए। तो सभी कंपार्टमेंट के हमने सेल बना दिए और हम क्या बोलेंगे कि G1, G2, G3 and so on Gk are the number of cells in first compartment, second compartment, third compartment and kth compartment। तो ये यहाँ पे हमने एक तरह से कंसीडर किया। तो बोलता है कि ये जो सिस्टम है अब हमारे पास, इट विल ऑपरेट्स अंडर द टू कंस्ट्रेंट्स। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि नाउ दिस सिस्टम ऑपरेट्स अंडर टू कंस्ट्रेंट्स। अब ये दो कंस्ट्रेंट्स हमारे पास क्या क्या होंगी वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो जैसी कंस्ट्रेंट्स हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के सिस्टम के केस में की थी, वो कंस्ट्रेंट्स हमारे पास यहाँ पे भी लगेगी। तो पहली जो कंस्ट्रेंट वहां पे होती थी कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन दिस सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम है और आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो पार्टिकल आपके सिस्टम से बाहर जा सकते हैं, ना ही कोई पार्टिकल बाहर से सिस्टम के अंदर हमारे पास आएगा। तो जितने पार्टिकल आपने n इस सिस्टम के अंदर डाले हुए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ द पार्टिकल इन दिस सिस्टम आर n, तो आपके उतने ही रहेंगे, मतलब कांस्टेंट यहाँ पे रहेंगे। तो हम क्या बोल रहे हैं कि मान लो पहले जो कंपार्टमेंट में हमारे पास पार्टिकल हैं वो हमारे पास n1 है, दूसरे में हमारे पास n2 है, तीसरे में n3 है एंड सो ऑन, और केथ कंपार्टमेंट में हमारे पास जो है n के पार्टिकल हैं। तो हम क्या बोलेंगे टोटल पार्टिकल इन सभी का सम कितना बनेगा n। तो n1 आर द पार्टिकल्स इन कंपार्टमेंट 1, n2 आर द पार्टिकल्स इन कंपार्टमेंट 2, लेकिन ये सारे हैं सिस्टम के अंदर ही। तो इसलिए जब सभी का हम सम करेंगे, पहले कंपार्टमेंट के पार्टिकल का भी, दूसरे कंपार्टमेंट के पार्टिकल का भी, तीसरे का भी और केथ का भी, तो वो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल n के बराबर हमारे पास होगा। और इसको हम समीशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, i इक्वल टू 1 to k ni इक्वल टू n। और ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे ये हमारे पास जो है कांस्टेंट होंगे, ना तो ये बाहर जाएंगे सिस्टम से, तो सिस्टम के अंदर ये नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे पास जो है कांस्टेंट रहेंगे। तो अगर ये हमारे पास कांस्टेंट रहेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि देयर विल बी नो चेंज इन द पार्टिकल। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि समीशन ऑफ i इक्वल टू 1 to k dni इट विल बी इक्वल टू 0, मतलब कि देयर विल बी नो चेंज इन ni या देयर विल बी नो चेंज इन n। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम क्या बोलेंगे कि सो dn विल बी इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज समीशन ऑफ i इक्वल टू 1 to k dni विल बी इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक पहली कंस्ट्रेंट्स हमारे पास आती है और इससे हमें पता चलता है कि अगर हमने यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम लिया हुआ है तो इस केस में there is no change in number of particle because it is isolated system and no particle can leave or enter this system. So summation of i equal to 1 to k dn I equal to 0। तो ये हमारे पास पहली कंस्ट्रेंट्स होगी या कंडीशन हमारे पास होगी। और फिर हम जो है दूसरी कंडीशन यहाँ पे लेते हैं। तो दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या रहेगी इस केस में, वो रहेगी हमारे पास जो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। तो टोटल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम विल आल्सो रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि एनर्जी भी आइसोलेटेड सिस्टम में सिस्टम के बाहर
ना तो जाती है ना तो सिस्टम के अंदर आती है। तो जितनी सिस्टम की एनर्जी है वो उतनी ही हमारे पास रहती है। तो हम यहाँ पे अगर बात करेंगे टोटल एनर्जी की, तो हम बोलेंगे कि टोटल एनर्जी U विल बी कांस्टेंट। तो इस पूरे सिस्टम की एनर्जी, ये जो हमारे पास यहाँ पे सारा सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम की एनर्जी हम यहाँ पे अगर बोलते हैं कि वो हमारे पास यहाँ पे U है, तो देयर विल बी नो चेंज इन U, U विल बी ए कांस्टेंट बिकॉज इट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। और जैसा हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में किया था वैसा ही हम यहाँ पे कर रहे हैं। और फिर हम क्या करते हैं, मान लो हमारे पास जो पहले कंपार्टमेंट है उसमें N1 पार्टिकल हैं। तो पहले कंपार्टमेंट में हमारे पास N1 पार्टिकल हैं, इसमें N1 पार्टिकल हैं। दूसरे कंपार्टमेंट में N2 पार्टिकल हैं, तीसरे में N3 हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि पहले कंपार्टमेंट में N1 पार्टिकल हैं और पहले कंपार्टमेंट में अगर जैसे हम कंपार्टमेंट की बात करते हैं, अब हम यहाँ पे एनर्जी इंटरवल की बात करते हैं। तो कंपार्टमेंट का मतलब हम यहाँ पे एनर्जी इंटरवल से भी ले सकते हैं कि हमने क्या किया, इस पूरे सिस्टम को डिफरेंट एनर्जी इंटरवल में डिवाइड किया। तो पहला कंपार्टमेंट लो पहला एनर्जी इंटरवल, दूसरा कंपार्टमेंट दूसरा एनर्जी इंटरवल, तीसरा कंपार्टमेंट तीसरा एनर्जी इंटरवल और केथ कंपार्टमेंट केथ एनर्जी इंटरवल। तो हम क्या यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारे पास मान लो N1 ऐसे पार्टिकल हैं जिनकी एनर्जी U1 है। तो N1 ऐसे पार्टिकल हैं जिनकी एनर्जी U1 है। तो एक पार्टिकल की एनर्जी अगर हम इस पहले एनर्जी लेवल में हमारे पास अगर U1 है, तो हम क्या बोलेंगे कि U1 इज द एनर्जी ऑफ ए सिंगल पार्टिकल इन एनर्जी लेवल 1, दैट इज कंपार्टमेंट 1। तो अगर इसमें हमारे पास N1 पार्टिकल हैं, तो N1 पार्टिकल है हमारे पास पहले एनर्जी लेवल में या पहले कंपार्टमेंट में। तो N1 पार्टिकल की एनर्जी कितनी होगी, N1 इंटू U1, क्योंकि U1 एक पार्टिकल की एनर्जी है तो N1 पार्टिकल की एनर्जी N1 U2 होगी। और अगर हम दूसरा कंपार्टमेंट लेते हैं, तो दूसरे कंपार्टमेंट में अगर हमारे पास N2 पार्टिकल हैं और उसमें एक पार्टिकल की एनर्जी U2 है, तो N2 पार्टिकल की जो टोटल एनर्जी बनेगी दैट विल बी N2 U2। और सिमिलरली सो ऑन करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, अगर हम केथ कंपार्टमेंट लेते हैं जिसको हम एनर्जी लेवल बोल रहे हैं, केथ एनर्जी लेवल, तो केथ एनर्जी लेवल में N के पार्टिकल हैं, तो एक पार्टिकल की एनर्जी अगर UK है तो N के पार्टिकल की एनर्जी N के UK हमारे पास होगी, जो कि हमारे पास किसके बराबर होगी, टोटल एनर्जी U के बराबर, क्योंकि ये पूरे सिस्टम की एनर्जी होगी। हम पहले एनर्जी लेवल में भी देखेंगे कितने पार्टिकल हैं, दूसरे में भी देखेंगे कितने पार्टिकल हैं, तीसरे में भी देखेंगे कितने पार्टिकल हैं। तो सभी एनर्जी लेवल के पार्टिकल और उनकी एनर्जी हम यहाँ पे सम करेंगे तो हमारे पास जो है टोटल एनर्जी यहाँ पे बन जाएगी। तो इसलिए हम इसको समेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, I इक्वल टू 1 to K Ni इंटू UI एंड दिस विल बी इक्वल टू U और इट विल आल्सो बी कांस्टेंट। ये भी हमारे पास कांस्टेंट होगी, क्यों, क्योंकि सिस्टम के बाहर ना तो एनर्जी जा सकती है, आइसोलेटेड सिस्टम के बाहर ना तो एनर्जी अंदर हमारे पास आ सकती है। और इस केस में अगर कोई चीज कांस्टेंट होती है तो उसमें कोई चेंज नहीं होता, मतलब उसका जो डेरिवेटिव होता है या डिफरेंशियल होता है वो 0 के बराबर होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि सो du विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज u इज कांस्टेंट। लेकिन du का मतलब इसका भी हम समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to K Ni इंटू dui प्लस ui इंटू dni इट विल आल्सो बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये दो क्वांटिटीज हैं Ni ui, और इसका डिफरेंशियल जब हम लेंगे तो बाई पार्ट्स लेंगे, Ni dui प्लस ui dni। तो ये हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन बनेगी। लेकिन यहाँ पे ये बोलता है कि ये जो हमारे पास पहली टर्म है ये हमारे पास 0 होगी। क्यों 0 होगी, क्योंकि जो इंटरवल है हमारे पास
उन इंटरवल की एक फिक्स एनर्जी है। ui मतलब कि u1, u2, u3, तो u1 की एक फिक्स एनर्जी है, u2 की भी फिक्स एनर्जी है, u3 की भी फिक्स एनर्जी है। तो हर एक इंटरवल की एक कांस्टेंट या फिक्स एनर्जी है। तो ये हमारे पास कांस्टेंट का डेरिवेटिव है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास जो 0 होगा, तो यहाँ पे जो हमारे पास बचेगा वो सिर्फ बचेगा समीशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n और ui इंटू dni इक्वल टू 0। तो यहाँ पे dni हमारे पास 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं वो इस सिस्टम के अंदर मूव करते रहते हैं। तो जैसे यहाँ पे बोसॉन्स हैं, तो ये बोसॉन्स रैंडमली मूव करेंगे, तो एक कंपार्टमेंट से वो दूसरे को जा सकते हैं, दूसरे से वो तीसरे को जा सकते हैं। तो इसलिए नंबर ऑफ पार्टिकल कैन चेंज इन डिफरेंट कंपार्टमेंट्स। सो ni is not constant but is a variable quantity, so dni will be also be a non-zero term। तो ये हमारे पास कांस्टेंट नहीं है। अगर कांस्टेंट होती तो उसका डेरिवेटिव 0 होना था, तो इसलिए ये हमारे पास कांस्टेंट नहीं है। तो ये दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ जाती है, जिसको हम दूसरी कंस्टेंट्स बोलते हैं। तो पहली कंस्टेंट थी हमारे पास कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n dni इक्वल टू 0। तो इन दोनों कंस्टेंट्स को हम याद रखते हैं और सेम कंस्टेंट्स हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के केस में भी वहां पे निकाली थी। फिर हम क्या कंसीडर करते हैं कि मान लो हमारे पास एक ith कंपार्टमेंट है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये हमारे पास एक ith कंपार्टमेंट है, तो वैसे तो हमारे पास बहुत सारे कंपार्टमेंट हैं, लेकिन हम एक कंपार्टमेंट की बात करते हैं और इस ith कंपार्टमेंट के हम जो है GI सेल बना लेते हैं। तो इसमें जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो हम यहाँ पे GI ले लेते हैं। तो इस कंपार्टमेंट के हम GI सेल यहाँ पे बना लेते हैं और इस ith कंपार्टमेंट में हम ले रहे हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे जो ni होंगे। तो ni आर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ith कंपार्टमेंट एंड वी डिवाइड दिस ith कंपार्टमेंट इनटू GI सेल्स। तो अगर हम इस तरह से करते हैं तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि देयर आर ni इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल। तो ये हमारे पास ni जो है अब बोसॉन्स हैं और बोसॉन्स हमारे पास जो इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल हैं वो है हमारे पास ni आर द नंबर ऑफ पार्टिकल इन दिस कंपार्टमेंट i एंड अगर हम यहाँ पे इसके सेल बना देते हैं तो मान लो इसके हमने GI सेल बना दिए। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो सेल हमने बनाए, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है 1 2 3 4, इसके 4 सेल हमारे पास बन गए। लेकिन हम यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टीशन अगर देखते हैं तो नंबर ऑफ पार्टीशन यहाँ पे सिर्फ 3 हमारे पास बने। तो ये हमारे पास बीच का पोर्शन है, तो एक इधर को एक इधर को एक इधर को एक इधर को, तो पार्टीशन यहाँ पे 3 बने लेकिन सेल हमारे पास यहाँ पे 4 बने। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि हमारे पास जो नंबर ऑफ पार्टीशन हमारे पास बनेंगे दैट विल बी GI-1। तो ni पार्टिकल्स हैं हमारे पास और GI-1 हमारे पास जो है पार्टीशंस हैं। तो हमेशा ही जो पार्टीशन होंगे वो नंबर ऑफ सेल से एक कम हमारे पास होंगे। अगर हम और एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे हमने ये आपके इस कंपार्टमेंट के सेल बनाए, तो कितने सेल बने 1 2 3 4 5 6 7, 7 सेल हैं। तो 7 सेल हैं लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पार्टीशंस हैं। तो जितने सेल होंगे उनसे एक कम हमारे पास जो पार्टीशन होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो ith कंपार्टमेंट है अगर हम उसके GI सेल बनाएंगे तो नंबर ऑफ पार्टीशन उस केस में GI-1 हमारे पास यहाँ पे होंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि इस केस में हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास होंगी, तो हम क्या बोलेंगे, सो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स
इस केस में जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास होंगी वो होंगी ni प्लस gi माइनस 1, मतलब ni पार्टिकल और gi माइनस 1 पार्टीशंस। तो इसलिए जो टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इस केस में हमारे पास बनेगी वो हमारे पास जो है इतनी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे बनेंगी। और ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, इन ऑब्जेक्ट्स को अगर हमने आपस में ही जो है अरेंज करना है, तो आपको पता है कि जितनी ऑब्जेक्ट्स होती है अगर हमने उनको आपस में ही अरेंज करना होता है तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि दीज ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड, हम क्या बोलेंगे कि ni प्लस gi माइनस 1 ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड in ni प्लस gi माइनस 1 फैक्टोरियल वेज। तो जैसे हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट है तो उनको आपस में हमने अरेंज करना है तो 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं। हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट है, उनको आपस में अरेंज करना है तो हम उनको 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हैं वो है ni प्लस gi माइनस 1। तो ni प्लस gi माइनस 1 को आपस में अगर हमने अरेंज करना है तो हम उनको ni प्लस gi माइनस 1 वेज में अरेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम ni पार्टिकल की बात करें तो ni पार्टिकल को हम आपस में अरेंज कर सकते हैं कितने वेज में, ni फैक्टोरियल वेज में। तो ni प्लस gi माइनस 1 को हम अरेंज कर सकते हैं ni माइनस 1 फैक्टोरियल वेज में, ni प्लस gi माइनस 1 फैक्टोरियल वेज में। लेकिन अगर हमने ni पार्टिकल को अरेंज करना है तो ni पार्टिकल को हम आपस में अरेंज कर सकते हैं ni फैक्टोरियल वेज में। और उसी तरह से अगर हमने gi माइनस 1 पार्टीशन को अरेंज करना है तो उनको हम अरेंज कर सकते हैं gi माइनस 1 फैक्टोरियल वेज में। लेकिन बोलता है कि पार्टिकल को आपस में ही अरेंज करना, मतलब एक ही कंपार्टमेंट में, तो ith कंपार्टमेंट में हम एक ही कंपार्टमेंट में पार्टिकल को अरेंज कर रहे हैं तो उनको अरेंज करना दैट इज मीनिंगलेस। तो ये हमारे पास जो मीनिंगलेस अरेंजमेंट हमारे पास होगा, मीनिंगलेस अरेंजमेंट। और उसी तरह से जो हमारे पास gi माइनस 1 पार्टीशन है उन पार्टीशन को भी आपस में अरेंज करना वो भी हमारे पास जो मीनिंगलेस है, क्योंकि हम इन पार्टीशन की बात कर रहे हैं जो कि इक्वल पार्टीशन हमने किया हुआ है, तो इनको भी आपस में अरेंज करना दैट इज आल्सो मीनिंगलेस। तो ये भी हमारे पास जो है मीनिंगलेस अरेंजमेंट हमारे पास होगा। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि जो हमारे पास मीनिंगलेस अरेंजमेंट बने वो हमारे पास यहाँ पे ये 2 हैं, और जो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हमारे पास बने वो हमारे पास ये बने, क्योंकि यहाँ पे ni पार्टिकल हैं और gi माइनस 1 पार्टीशन है, तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हैं ni प्लस gi माइनस 1। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को अगर हम अरेंज करेंगे आपस में तो ये हमारे पास ni प्लस gi माइनस 1 फैक्टोरियल वेज में हम इनको अरेंज कर सकते हैं। और इसको हम बोलेंगे कि हम सभी ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ द अरेंजमेंट्स हमारे पास यहाँ पे कितने बनेगी, ni प्लस gi माइनस 1 का होल फैक्टोरियल। और फिर हम जो फॉर्मूला पहले यूज करते हैं उसी फॉर्मूले को यहाँ पे उसका यूज करेंगे। वो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास की टोटल नंबर ऑफ द अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू meaningful arrangements multiply by meaningless arrangement। तो ये हमने पहले भी ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ द अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू मीनिंगफुल अरेंजमेंट मल्टीप्लाई बाय मीनिंगलेस अरेंजमेंट। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ दी अरेंजमेंट की अगर हम बात करें वो हमारे पास यहाँ पे आई थी ni प्लस gi माइनस 1 का फैक्टोरियल। और जो
हमारे पास मीनिंगफुल अरेंजमेंट है, उसको हम यहाँ पे मीनिंगफुल अरेंजमेंट उनको हम ऐसे यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ द मीनिंगलेस अरेंजमेंट हमारे पास आई वो हमारे पास ये दोनों आई, तो इनका प्रोडक्ट हम यहाँ पे लिखेंगे NI इंटू GI माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो NI का भी फैक्टोरियल हमारे पास यहाँ पे है। तो ये हमने फॉर्मूले में पुट की कि टोटल नंबर ऑफ द अरेंजमेंट हमारे पास NI प्लस GI माइनस 1 का फैक्टोरियल है और मीनिंगफुल अरेंजमेंट मल्टीप्लाई बाय मीनिंगलेस अरेंजमेंट। तो मीनिंगलेस अरेंजमेंट हमने दोनों निकाली हुई है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास जो है यहाँ पे हम मीनिंगलेस अरेंजमेंट में लेंगे। तो NI फैक्टोरियल भी मीनिंगलेस अरेंजमेंट है, GI माइनस 1 भी मीनिंगफुल अरेंजमेंट है। तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ द मीनिंगफुल अरेंजमेंट विल बी प्रोडक्ट ऑफ बोथ ऑफ दीज मीनिंगलेस अरेंजमेंट। तो इसलिए यहाँ पे जो मीनिंगफुल अरेंजमेंट है उनको हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो मीनिंगफुल अरेंजमेंट हमारे पास कितनी बनेगी, मतलब हम इसको निकालना चाहते हैं तो ये बटे में चला जाएगा इस साइड, यहाँ पे आएगा NI प्लस GI माइनस 1 का फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय NI का फैक्टोरियल इंटू GI माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास यहाँ पे बनी मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स। तो अब हमने पढ़ा हुआ है कि जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ द मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स होती है हमारे पास, तो उनको हम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। तो जो मीनिंगफुल अरेंजमेंट है तो यहाँ पे हम I सब्स्क्रिप्ट ले रहे हैं, तो इसलिए जो मीनिंगफुल अरेंजमेंट है उसको हम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं और इसको हम WI से यहाँ पे लिखते हैं। तो NI प्लस GI माइनस 1 का फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय NI फैक्टोरियल इंटू GI माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो बोलता है कि जो हमारे पास थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होती है वो हमने पहले भी डिफाइन की हुई है कि इट इज द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन ए गिवन मैक्रोस्टेट। तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी मैक्रोस्टेट इज नोन एज द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन दैट गिवन मैक्रोस्टेट। तो इसलिए हमारे पास जो WI यहाँ पे हमारे पास जो है ये हमारे पास यहाँ पे आएगा। तो बोलता है अगर हमारे पास ये जो WI हमारे पास आया हुआ है ये हमारे पास आया हुआ है जब हमने NI पार्टिकल GI सेल में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। लेकिन जब हमने N पार्टिकल जो है K कंपार्टमेंट में अगर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो उस केस में जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी हमारे पास होगी उसको हम W से यहाँ पे लिखेंगे। तो W इज द थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी of the macrostate when we distribute n particles into k compartments। और इस केस में जो हमारे पास W होगा वो मल्टीप्लिकेशन हमारे पास होगा W1 मल्टीप्लाई बाय W2 मल्टीप्लाई बाय W3 एंड सो ऑन मल्टीप्लाई बाय WK। क्योंकि यहाँ पे ये जो हमारे पास अलग अलग हम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में कि NI पार्टिकल GI सेल में, N2 पार्टिकल G2 सेल में, N3 पार्टिकल G3 सेल में, तो ये हमारे पास डिफरेंट इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। मतलब ये हम इंडिपेंडेंटली वे में कर रहे हैं कि N1 पार्टिकल हम जो है पहले सेल में डाल रहे हैं और पहले कंपार्टमेंट में डाल रहे हैं और N2 हम जो है दूसरे कंपार्टमेंट में डाल रहे हैं, N3 हम जो है तीसरे कंपार्टमेंट में डाल रहे हैं। तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेज हैं। तो इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में हम हमारी जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास जो है मतलब प्रोबेबिलिटी है वो टोटल प्रोबेबिलिटी जो है डिफरेंट प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट हमारे पास होती है। तो इसको हम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी बोल रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में? मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल दी प्रोबेबिलिटी। तो इसलिए हमारे पास जो इस तरह से आएगा और इसको भी आप समीशन की फॉर्म में अगर आपने लिखना है तो यहाँ पे प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट की फॉर्म में हम इसको पाई सिंबल से लिखते हैं I इक्वल टू 1 to K और WI। तो ये हमारे पास यहाँ पे टोटल थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी W इस केस में हमारे पास बनेगी। तो WI इज W1, W2, W3, W4 की मल्टीप्लिकेशन
और W1, W2, W3 हमारे पास जो है डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है जब हम N1 पार्टिकल G1 सेल में डालते हैं, N2 पार्टिकल G2 सेल में डालते हैं एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये हमारे पास ये इक्वेशन आती है और इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, फिर Wi की वैल्यू जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की हुई है उसको यहाँ पे पुट करते हैं। तो I = 1 to K, लेकिन Wi हमारे पास कितना है, Ni + Gi - 1 का फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय Ni फैक्टोरियल Gi - 1 का फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास यहाँ पे W आ गया। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि जैसा हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के केस में क्या किया था कि दोनों साइड का यहाँ पे लॉग ले लिया था, तो अब हम दोनों साइड का यहाँ पे लॉग ले लेंगे और फिर जो आगे का मैथमेटिकल पोर्शन है उसके ऊपर काम करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि यहाँ पे ln ऑफ W हमारे पास बन जाएगा, जो कि नेचुरल लॉगरिथम है हमारे पास। ln ऑफ W इक्वल टू समीशन ऑफ I = 1 to K, और यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा ln ऑफ Ni + Vi - 1 का फैक्टोरियल और माइनस ln ऑफ Ni का फैक्टोरियल और माइनस ln ऑफ Gi - 1 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जब यहाँ पे हम लॉग लेंगे तो यहाँ पे ये हमारे पास जो प्रोडक्ट है, तो हमें पता है कि log ऑफ A क्रॉस B क्रॉस C वो हमारे पास क्या होता है, log A + log B + log C। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि log लेने से जो राइट साइड है हमारे पास, जो प्रोडक्ट है हमारे पास, वो प्रोडक्ट जो है समीशन में आपकी कन्वर्ट होती है। तो मैंने इसको डिस्क्राइब किया था जब हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स की थी, उसके केस में भी हमारे पास ऐसे ही था। तो यहाँ पे हमारे पास ये ऊपर है और ये बटे में है, तो जब हम इसका लॉग लेंगे तो जो ऊपर वाली है log A वो तो आ जाएगा प्लस में, लेकिन माइनस log Ni फैक्टोरियल माइनस log Gi - 1 फैक्टोरियल। तो इसलिए यहाँ पे प्रोडक्ट के केस में हमारे पास ये जो सिंबल है ये हमारे पास जो है समीशन के फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में भी सेम स्टेप हमने वहाँ पे किया हुआ है, तो वहाँ पे भी आप इसको स्टेप को देख सकते हैं। तो ये जब हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन आई तो इस इक्वेशन को फिर हम फर्दर जो है स्टर्लिंग फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, I = 1 to K, और ये इक्वेशन हमारे पास ln ऑफ Ni + Gi - 1 का फैक्टोरियल। तो हम पहले माइनस ln ऑफ Gi - 1 का फैक्टोरियल और यहाँ पे माइनस ln ऑफ Ni का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हम स्टर्लिंग फार्मूला लगाएंगे। तो स्टर्लिंग फार्मूला हमने पहले भी किया हुआ है कि हमारे पास जो स्टर्लिंग फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, ln ऑफ n फैक्टोरियल इक्वल टू n ln ऑफ n माइनस n। तो इसको हम स्टर्लिंग फार्मूला बोलते हैं। तो मैंने डिस्कस किया था कि जब n की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, मतलब गैस सैंपल हमने जो लिया हुआ है या फोटोन जो हमने फोटोन्स लिए हुए हैं सिस्टम के अंदर, वो उनकी जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा है। n इज द नंबर ऑफ बोसॉन्स इन दिस सिस्टम, और वो बहुत ज़्यादा है हमारे पास। तो उस केस में स्टर्लिंग फार्मूला यहाँ पे आपका जो है ओबे होता है, या मतलब स्टर्लिंग फार्मूला करेक्ट होता है एट द हायर वैल्यू ऑफ द n। तो ये फार्मूला हम सभी पे लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे भी ln ऑफ दिस फैक्टोरियल है, यहाँ पे भी ln ऑफ दिस फैक्टोरियल है, यहाँ पे भी ln ऑफ दिस फैक्टोरियल। तीनों ही क्वांटिटी पे आपका स्टर्लिंग फार्मूला यहाँ पे लगेगा। तो पहले हम जो है पहली क्वांटिटी पे स्टर्लिंग फार्मूला लगाते हैं। तो पहले हमारे पास होता है n, तो n है यहाँ पे Ni + Gi - 1, और आगे है ln ऑफ Ni + Gi - 1, और फिर है माइनस n, लेकिन n यहाँ पे कितना है, Ni + Gi - 1। तो ये बन गया हमारे पास
जो पहली क्वांटिटी है। तो इस पहली क्वांटिटी को अभी हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। फिर हम आएंगे दूसरे वाली क्वांटिटी पे। तो दूसरे वाली क्वांटिटी पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो gi माइनस 1, तो यहाँ पे कितना आया gi माइनस 1 इंटू ln ऑफ gi माइनस 1 और माइनस gi माइनस 1। तो ये हमारे पास यहाँ पे दूसरी के लिए हमने यहाँ पे स्टर्लिंग फार्मूला लगा दिया, और हम फिर तीसरे के लिए भी स्टर्लिंग फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे भी माइनस है हमारे पास, और ये हमारे पास आएगा ni ln ऑफ ni माइनस ni। तो ये इस तरह से हमने तीनों क्वांटिटी पे ये जो स्टर्लिंग फार्मूला है ये तीनों क्वांटिटी पे यहाँ पे लगा दिया। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका माइनस और माइनस प्लस ni बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस ni है। तो ये जो माइनस ni है ये इस प्लस ni के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये बनेगा माइनस इंटू माइनस प्लस ni, लेकिन ये है माइनस ni, ये हमारे पास इससे कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे है हमारे पास माइनस gi माइनस 1। तो यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास रहेगा, तो इस एक्सप्रेशन में भी हमारे पास जो माइनस gi है और ये माइनस gi और ये माइनस gi, माइनस इंटू माइनस ये प्लस gi हमारे पास होगा। तो gi और gi भी हमारे पास यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस 1, और यहाँ पे माइनस इंटू माई हो गया प्लस 1, और बाहर भी एक माइनस है तो ये हो गया माइनस 1, और ये हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस 1। तो ये भी हमारे पास जो है कैंसिल आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रहेगा वही टर्म हमने यहाँ पे लिखनी है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ln ऑफ w हमारे पास यहाँ पे आया वो आया समीशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू k, और यहाँ पे बचा हमारे पास जो पहले वाली टर्म है ये वाली ni प्लस gi माइनस 1 इंटू ln ऑफ ni प्लस gi माइनस 1, और माइनस यहाँ पे ये वाली जो कि gi माइनस 1 इंटू ln ऑफ gi माइनस 1, और लास्ट में हमारे पास जो रह गया वो रहा माइनस ni ln ऑफ ni। तो माइनस ऑफ ni ln ऑफ ni, ये हमारे पास यहाँ पे जो टर्म थी वो हमारे पास यहाँ पे बची। फिर ये बोलता है कि हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन आई इसकी दोनों साइड को यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देंगे। ये जो इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे बनी इसकी दोनों साइड को हम डिफरेंशिएट कर देंगे, मतलब d ऑफ ln ऑफ w हम लेंगे यहाँ पे। तो d ऑफ ln ऑफ w हम लेफ्ट में लेंगे, और राइट में भी हम d ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ऑल दिस टर्म यहाँ पे हम लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये दो टर्म हैं जो कि प्रोडक्ट की हुई है दोनों की, तो इनका हम डेरिवेटिव बाई पार्ट्स ले लेंगे। उस तरह से यहाँ पे भी ये दोनों टर्म हैं, ये भी मल्टीप्लाई हो रही है, इनका भी हम डेरिवेटिव बाई पार्ट्स ले लेंगे। तो यहाँ पे भी ni और ln ऑफ ni दो डिफरेंट टर्म हैं, तो इनका भी हम डेरिवेटिव बाई पार्ट्स यहाँ पे ले लेंगे। तो पहले तो हम शुरू में समीशन ले लेते हैं, समीशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू k, और यहाँ पे अंदर हमारे पास जो बचेगा वो इस तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं ni प्लस gi माइनस 1, इसको हम एज इट इज यहाँ पे लिखते हैं, और सेकंड का डेरिवेटिव लेते हैं। तो सेकंड का डेरिवेटिव क्या है, ln ऑफ x, उसका डेरिवेटिव होता है 1/x। तो इसलिए ये हमारे पास यहाँ पे आएगा 1/ni प्लस gi माइनस 1, और साथ में यहाँ पे हमारे पास आएगा dni। तो ni प्लस gi माइनस 1, ऐसे ही इसका डेरिवेटिव आ गया 1/ni
एक्स मतलब 1/ni प्लस gi माइनस 1 और साथ में dni। और उसी तरह से जो हमारे पास अब हम इसको एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो इसलिए ये हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा, प्लस ln ऑफ ni प्लस gi माइनस 1, ये हम एज इट लिखेंगे और साथ में इसका डेरिवेटिव अब हम लेंगे। तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास जो dni आएगा। तो इसका डेरिवेटिव dni कैसे आया, क्योंकि बोलता है कि gi कांस्टेंट है, जो हमारे पास नंबर ऑफ सेल इन ith कंपार्टमेंट या इन ith एनर्जी इंटरवल, हमारे पास जो नंबर ऑफ सेल हैं वो एक इंटरवल में नंबर ऑफ सेल हमारे पास जो फिक्स रहते हैं वो फिक्स हैं जो हमने बांटे हुए, तो इसलिए कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आएगा। तो ni का डेरिवेटिव हमारे पास जो यहाँ पे dni आएगा, क्योंकि ni किसी इंटरवल में कांस्टेंट नहीं होते, पार्टिकल मूव करते रहते हैं, तो इसलिए dni यहाँ पे हमारे पास इस तरह से आएगा। और फिर लास्ट में हमारे पास तीसरी जो टर्म है उसके ऊपर जो हमारे पास दूसरी टर्म है उसके ऊपर हमने यहाँ पे काम करना है। तो दूसरी टर्म हमारे पास यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो दूसरी टर्म हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी प्लस dni और सॉरी ये तो हमने कर लिया। तो फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा जो तीसरी टर्म है, क्योंकि ये जो दूसरी टर्म है सारी ही कांस्टेंट है, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो हमारे पास 0 आएगा। तो ये जो डेरिवेटिव अभी तक हमने किया ये फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव है, और दूसरी टर्म का डेरिवेटिव 0 होगा क्योंकि gi कांस्टेंट है, 1 भी कांस्टेंट है, ln ऑफ gi माइनस 1 भी कांस्टेंट है, तो ये सारी ही टर्म कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास 0 आएगा। और फिर हमारे पास लास्ट टर्म बचेगी, तो लास्ट टर्म का भी हमारे पास डेरिवेटिव बाय पार्ट लेना है। तो पहले हम ni, तो हम क्या बोलेंगे, माइनस है यहाँ पे, तो माइनस ni मल्टीप्लाई बाय 1/ni इंटू dni और प्लस dni और ln ऑफ ni। तो ni का डेरिवेटिव dni और साथ में lni हमने एज इट इज लिख दिया यहाँ पे, लेकिन जब हमने इसको एज इट लिखा है ni को, तो ln ऑफ ni का डेरिवेटिव 1/ni हमारे पास आया। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास डेरिवेटिव बना इसमें ये सेम है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर और नीचे है, और इस तरह से यहाँ पे ni और ni भी हमारे पास यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास जो टर्म बचेगी वो हमारे पास रह जाएगी d ln ऑफ w विल बी इक्वल टू समीशन ऑफ i इक्वल टू 1 to k और dni प्लस dni ln ऑफ ni प्लस gi माइनस 1 और माइनस dni और माइनस dni ln ऑफ ni। तो यही टर्म हमारे पास यहाँ पे रहेगी। तो सबसे पहले ये बचा dni और ये हमारे पास बचा dni इंटू ln ऑफ ni प्लस gi माइनस 1 और यहाँ पे अगेन माइनस dni और यहाँ पे हमारे पास माइनस dni ln ऑफ ni। तो यहाँ पे ये प्लस dni है, ये माइनस dni है, तो ये भी यहाँ पे हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो d ln ऑफ w हमारे पास बचा वो समीशन ऑफ i इक्वल टू 1 to k और यहाँ पे ln ऑफ ni प्लस gi माइनस 1 और माइनस ln ऑफ ni इंटू dni, क्योंकि dni यहाँ भी है, dni यहाँ पे भी है, तो dni दोनों में कॉमन ले लिया हमने बाहर, तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन हमारे पास यहाँ पे बच गया। और फिर इसके बाद हम एक अजम्पशन यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं कि ni
काफ़ी ज़्यादा है और उसमें हम GI भी जोड़ रहे हैं। तो एक कंपार्टमेंट में या एक सेल में अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास बहुत पार्टिकल जा सकते हैं। तो Ni में GI भी हम जोड़ रहे हैं, तो उसके कंपैरिजन ये जो हमारे पास 1 है दैट इज वेरी लेस। तो नंबर ऑफ पार्टिकल इन द ith compartment are very large and also we are adding GI here। तो Ni प्लस GI टर्म जो हमारे पास बनेगी वो हमारे पास काफ़ी बड़ी टर्म बनेगी, तो इसमें हम एक को यहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हमारे पास जो d ln of w है, d ln of w है, that can be written as summation of I equal to 1 to k ln of Ni plus GI minus ln of Ni into dNi। तो यहाँ पे Ni प्लस GI माइनस 1 का 1 हमने हटा दिया। क्यों? क्योंकि Ni प्लस GI हमारे पास जो इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू 1, तो इसलिए ये हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन बची। तो फिर हम यहाँ पे अगेन वही कंडीशन लगाएंगे जो हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में लगाई थी कि फॉर द मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट D ऑफ फॉर मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट D ln of W इज इक्वल टू 0। तो ये जो है आपका 0 के बराबर होगा। तो इसका मतलब कि ये लेफ्ट साइड अगर 0 के बराबर होगी तो राइट साइड भी हमारे पास जो है 0 के बराबर यहाँ पे होगी। तो हम क्या बोलेंगे कि समीशन ऑफ I इक्वल टू 1 टू k ln ऑफ Ni प्लस GI माइनस ln ऑफ Ni इंटू dNi विल बी इक्वल 0। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास आई, इसमें फिर हम मेथड ऑफ लैग्रेंजियस मल्टीप्लायर लगाएंगे। यहाँ पे डिस्टिंग्विश हमारे पास नहीं होते, उनको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते।